यस। हेलो, नमस्ते मेरे यारो। आज CMA फाइनल पेपर नंबर 18 CFR कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का डेमो लेक्चर नंबर 2 है ना। हाँ जी, पहला लेक्चर आई होप आपको पसंद आया होगा। आपने पहला लेक्चर देखा, आपको अच्छा लगा, इसलिए शायद आप यहाँ पर भी आए होंगे, ऐसा मैं समझता हूँ। एंड आज हम आगे बढ़ते हैं अगले लेक्चर के साथ, आगे के टॉपिक के साथ। यस, तो सर जैसे पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया, क्या जो हमने पहले डिस्कस किया था वो एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे आज के लेक्चर के लिए, है ना। हाँ जी, तो सर लास्ट लेक्चर में हमने क्या देखा? हमने देखा जो हमारा शेड्यूल 3 है, जो हम पहला टॉपिक जो मैं कवर करने जा रहा हूँ वो है शेड्यूल 3 एज पर कंपनीज एक्ट 2013 माइंड इट डिवीजन 2। यहाँ पर हम लोग फोकस करने वाले हैं डिवीजन 2 पर। तो डिवीजन 2 मैंने जैसे आपसे बताया था कि डिवीजन 1 है उन कंपनीज को एप्लीकेबल टू हुम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इशूड बाय ICAI वो एप्लीकेबल है, और डिवीजन 2 वो कंपनीज है जिसको एप्लीकेबल है इंड AS इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एज पर कंपनीज रूल्स 2015। यस, एंड डिवीजन 3 तो हमको पता है NBFCs के लिए है। फिर जनरल इंस्ट्रक्शंस हमने कुछ देखे थे रिलेटिंग टू दी बैलेंस शीट प्रिपरेशन। ये जनरल इंस्ट्रक्शंस आई होप आपने लेक्चर के बाद वो रिवाइज किया होगा। बहुत से बच्चे ऐसे भी है कि सर ये डेमो लेक्चर देख रहे हैं तो हम नोट डाउन नहीं कर रहे हैं। बेटे देखो, आप डेमो लेक्चर तो देख रहे हो, बट मेरा ये रिक्वेस्ट रहेगा कि आप पेन पेपर बुक लेकर बैठेंगे। जो चीज़ें मैं लिखवा रहा हूँ ये सारी चीज़ें अगर आप नोट डाउन करेंगे ना तो बहुत बेहतर रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए, है ना। इसका इंपॉर्टेंस भी मैं आपको बताऊंगा आगे। आइए, फिर हमने देखा कि जो ये डिवीजन 2 का जो शेड्यूल 3 हम पढ़ने जा रहे हैं, इसके स्कोप में क्या क्या चीज़ें हम देखने वाले हैं। सबसे पहले हम देखने वाले हैं बैलेंस शीट, उसका फॉर्मेट और उसके कंसेप्ट। फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसका फॉर्मेट और उसके कंसेप्ट। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, नोट्स टू अकाउंट्स, ये सारी चीज़ हम देखने वाले हैं। तो आइए, हमने जो बैलेंस शीट का फॉर्मेट देखा था वो एक बार रिवाइज कर लेते हैं अच्छे से, है ना। बैलेंस शीट का फॉर्मेट अगर आपको याद होगा, मैंने यहाँ पे कहा था कि यहाँ पर बैलेंस शीट के फॉर्मेट में थोड़ा सा चेंज है। सर इसके पहले जो हमने शेड्यूल 3 का फॉर्मेट लास्ट ईयर यानी कि इंटरमीडिएट में जो हमने देखा था लास्ट एग्जाम में, वो था पहले इक्विटी एंड लाइबिलिटी और फिर एसेट्स। यहाँ पर आपने तो उल्टा कर दिया सर, एसेट्स पहले लिखवा दिए, इक्विटी एंड लाइबिलिटी बाद में लिखवाया, है ना। तो बेटे यहाँ पर एसेट्स को इसके पीछे कोई रीजन नहीं है। देयर इज अ सिंपल रीजन कि जब भी आप किसी कंपनी की बैलेंस शीट पढ़ो तो आपको ये अंदाजा आ जाना चाहिए कि वेदर दिस कंपनी अप्लाइज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। देखिए अभी तो हम फाइनल पढ़ रहे हैं, अभी हमारे सिलेबस का पार्ट है इंड AS, बट जल्द ही बहुत कुछ, हालांकि मेरे ख्याल से 1 आध साल में ही नोटिफिकेशन आ जाना चाहिए, क्योंकि जैसे अभी जी समिट का जो मीटिंग हुआ था उनमें उसमें मोदी जी ने कहा था कि हम लोग इंड AS को हटाकर IFRS अपनाने की सोच रहे हैं, और चांसेस पूरे हैं IFRS अप्लाई करने के, जिसकी वजह से हमारे जो प्रोस्पेक्ट्स है, बिजनेस डायनामिक्स प्रोस्पेक्ट्स है इंडियन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, ट्रेडिंग सेक्टर, बिजनेस सेक्टर के, ये और वाइड हो जाएंगे, है ना। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट, आगे देखेंगे। अभी तक के लिए एज ऑफ नाउ हमारे लिए तो इंड AS इंपॉर्टेंट है सर, तो हम इंड AS पे ही फोकस करेंगे। तो सर बैलेंस शीट हमने देखा, तो सबसे पहले एसेट्स में आएगा आपका नॉन करंट एसेट्स एंड करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स का बाइफर्केशन हमने देखा। नॉन करंट एसेट्स में शुरुआत करते हैं प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट PPE, है ना। उसके बाद देखेंगे कैपिटल WIP आएगा, फिर आएगा आपका इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, फिर आएंगे गुडविल यानी कि इंटेंजिबल, फिर अदर इंटेंजिबल्स, एंड उसके बाद इंटेंजिबल्स अंडर डेवलपमेंट। अगर आप देखेंगे PP पूरे फिक्स्ड एसेट्स, इनकम्प्लीट फिक्स्ड एसेट्स यानी कि कैपिटल WIP, फिर आते हैं आपके इंटेंजिबल्स, गुडविल, अदर्स, इंटेंजिबल्स अंडर डेवलपमेंट, याद रखने के लिए आसान होगा। फिर आएंगे आपके अलग एसेट्स, बायोलॉजिकल एसेट्स, ये देखने वाले हैं हम क्या है बायोलॉजिकल एसेट्स, बेरर ट्रीज वगैरह जो होते हैं, ये हम लोग इंड AS में हम लोग कवर करने ही वाले हैं। फिर आता है आपके फाइनेंशियल एसेट्स। फाइनेंशियल एसेट्स में आपका इन्वेस्टमेंट, ट्रेड रिसीवेबल, लोन्स, अदर फाइनेंशियल एसेट्स, डेफर्ड टैक्स एसेट एंड नॉन करंट एसेट्स। इन सब पे छोटी छोटी चर्चा हम करने ही वाले हैं अभी तुरंत, मतलब इसी आगे आने वाले लेक्चर्स में। करंट एसेट्स की बात करेंगे तो करंट एसेट्स में सबसे पहले आएगा आपका इन्वेंट्री, विच विल इंक्लूड योर रॉ मटेरियल, योर WIP एज वेल एज फिनिश्ड गुड्स एज वेल एज स्पेयर टूल्स। फाइनेंशियल एसेट्स की बात करेंगे, यहाँ पे अगेन सेम है। देखिए यहाँ पर ऊपर अगर आप देखेंगे फाइनेंशियल एसेट, इन्वेस्टमेंट, ट्रेड रिसीवेबल, इन्वेस्टमेंट, ट्रेड रिसीवेबल, बट यहाँ पर से चेंज आएगा। यहाँ पर लोन एंड अदर फाइनेंशियल एसेट्स है, यहाँ पर हम बोलेंगे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, बैंक बैलेंसेस अदर देन कवर्ड इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ये मैं समझाऊंगा कि ये अलग अदर बैंक बैलेंसेस क्या है सर। बैंक बैलेंसेस तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में ही आना चाहिए, तो फिर अलग से बैंक बैलेंस क्यों है सर, है ना, ये हम समझेंगे बाद में।
मैं समझाऊंगा आपको, चिंता ना करें। इसके बाद फिर आएंगे हम लोग अदर फाइनेंशियल एसेट्स, करंट टैक्स एसेट्स एंड अदर करंट एसेट्स। ये हुआ हमारा एसेट साइड। इक्विटी एंड लाइबिलिटी साइड पे आएंगे। इक्विटी, इक्विटी सबसे पहले इक्विटी में आएगा आपका इक्विटी शेयर कैपिटल, अदर इक्विटी। ये मैंने लास्ट लेक्चर में भी आपको समझाया था कि अब प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इज नो मोर अ पार्ट ऑफ इक्विटी, है ना। तो ये हमारे शेयर होल्डर्स फंड में नहीं आएगा। इक्विटी में सिर्फ दो चीजें आएगी बेटे, इक्विटी शेयर कैपिटल एंड अदर इक्विटी। अदर इक्विटी नथिंग बट रिजर्व्स एंड सरप्लस। नॉन करंट लाइबिलिटीज एंड करंट लाइबिलिटीज। नॉन करंट लाइबिलिटी में सबसे पहले फाइनेंशियल लाइबिलिटीज, जिसमें आएंगे आपके बोरोइंग्स, लीज लाइबिलिटी, ट्रेड पेबल, जहां पे हमें सेपरेटली हमें ये डिस्क्लोज करना है कितना पेएबल अमाउंट है एमएसएमईज के लिए, यानी छोटे लोगों का या गरीब लोगों का कितना पैसा आपने अटका रखा है, एंड अदर देन एमएसएमई। फिर आएंगे आपके प्रोविजंस, जो बेसिकली आपके लॉन्ग टर्म प्रोविजंस होंगे, डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी, अदर नॉन करंट लाइबिलिटीज। करंट लाइबिलिटीज, फाइनेंशियल लाइबिलिटीज, लीज लाइबिलिटीज, ट्रेड पेएबल, अगेन बाइफर्केशन, एमएसएमई, अदर देन एमएसएमई, अदर करंट लाइबिलिटीज, प्रोविजंस यानी कि शॉर्ट टर्म प्रोविजंस एंड करंट टैक्स लाइबिलिटी। यस, तो ये सारा फॉर्मेट जो है आपको बेटे एट फाइनल लेवल इट इज लीस्ट एक्सपेक्टेड कि इतना आपको बेसिक सा फॉर्मेट, एटलीस्ट बेसिक फॉर्मेट आपको याद होना चाहिए, है ना। तो ये हुआ अपना बैलेंस शीट से था। अब बैलेंस शीट से आगे बढ़ते हुए जाएंगे, बैलेंस शीट के कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हमें देखने हैं। तो आइए मेरे साथ लिखेंगे, मेरे साथ नोट डाउन करेंगे। ये सबसे पहले हम लिखते हैं चल, नोट डाउन करेंगे मेरे साथ। कंसेप्ट्स रिलेटेड टू बैलेंस शीट। कंसेप्ट सर 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 एक मिनट सर सबसे पहले एक सवाल आया है सर मन में। सर जब हमने आपका पहला डेमो लेक्चर देखा ना, तो हमें अच्छा लगा, नो डाउट अच्छा लगा, आपने अच्छा पढ़ाया, ठीक है सर, बट हमें ऐसा लग रहा है सर छोटा सा स्कैम चल रहा है हमारे साथ। क्यों रे बेटे? सर जब हमने देखा कि आप हमें पढ़ा रहे हो शेड्यूल 3 एज पर डिवीजन 2 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, हमने हमारे बुक में ढूंढने की कोशिश की, पता करने की कोशिश की, बट ये चैप्टर तो कहीं हमारे बुक में है ही नहीं सर। हाँ यस, मैंने ये जानबूझ के आपको पहले लेक्चर में नहीं बताया, बट अब बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। ये वाला टॉपिक करवाने के पीछे का मेरा सिंपल एक ही मकसद ये है कि बेटे हमें ये पता होना चाहिए कि अब आपने अगर सिलेबस देखा ही है, तो यू कैन वेरी वेल जज on the basis of your analysis that more than 50% of the syllabus is covering your Ind AS. Majority things are Ind AS. और अगर आप देखेंगे तो मैंने जानबूझ के कल क्यों नहीं बताया था लास्ट लेक्चर में, वो बता रहा हूँ मैं। अगर आप देखेंगे जितने भी आइटम्स आप बैलेंस शीट में देख रहे, वन और दी अदर आइटम, ईच एंड एवरी आइटम इज रिलेटेड टू एन Ind AS, और जो अपने मेजोरिटी अपने सिलेबस में है। तो जब हम आगे Ind AS पढ़ने वाले हैं ना, तो हमें ये पता होना चाहिए कि ये Ind AS जो हम पढ़ रहे हैं, इसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में पोजीशन कहाँ है, कहाँ ये जगह रखता है अपनी, कहाँ है ये मेंशन किया जाता है, कहाँ इसे डिस्क्लोज किया जाता है, तो ये हमें पता होना चाहिए। इसीलिए ये जो बेसिक नॉलेज है शेड्यूल 3 का, जो मैं देता हूँ अपनी तरफ से एक्स्ट्रा नॉलेज, 100 नहीं 500% आई विल टेल यू दिस इज नॉट पार्ट ऑफ योर सिलेबस, बट येट आई एम टेकिंग दिस पार्ट बिकॉज मैंने ये तो देखा है कि मेजॉरिटी ऑफ देम दे नेवर टॉक अबाउट द शेड्यूल 3 डिवीजन 2 पार्ट। मुझे इतना ये भी यकीन है, मतलब जितना मेरे पास इंफॉर्मेशन है, कि कहीं पर भी आपको ये बताया ही नहीं होगा कि भाई ऐसा भी कोई डिवीजन 2 होता है कंपनीज एक्ट में, या शायद लॉ के टीचर ने शायद बताया होगा, तो बताया होगा शायद, है ना। मैं लॉ के टीचर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अगर अकाउंट्स की बात करूँ यहाँ पे CFR की, तो यहाँ पर शायद ही ये इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंची होगी कि ऐसे कोई डिवीजन 2 होता है जिसके बेसिस पर हमें ये जो बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने होते हैं, है ना। तो मेरा ये मानना है कि जो हमारे लिए जरूरी, जो हम पढ़ने जा रहे हैं, उसका बेस हमें पता होना जरूरी है। इसीलिए मैं इस टॉपिक पे फोकस करता हूँ, और यकीन मानिए मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा इस टॉपिक में। इस टॉपिक में मैं कोशिश करूँगा कि ये टॉपिक में जो है 5 या 6 लेक्चर्स में मैक्स टू मैक्स 5 से 6 घंटे में ही मैं इस टॉपिक को कवर करके ख़त्म कर दूँ, ताकि आपका भी ज़्यादा समय इसमें बर्बाद ना हो। मुझे पता है आपका समय बहुत बहुत ज़्यादा कीमती है, आप जबकि आप फाइनल में आ गए हो, आप आर्टिकलशिप भी कर रहे हो, इंटर्नशिप भी चल रही होगी आपकी। इस उम्मीद से मैं ये बोलूँगा कि आप बट
मैं आपका समय वेस्ट नहीं कर रहा हूँ बेटे, यकीन रखो मुझ पे, भरोसा करो मुझ पे। ये टॉपिक जो है ये मैं आपको जो करवा रहा हूँ ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमारा बेस स्ट्रॉन्ग करने वाला है। तो प्लीज़ ये भी सोचना मत, बहुत से बच्चे ऐसे भी होते हैं जिन्होंने गूगल ड्राइव लेक्चर्स वगैरह ले लिए होंगे तो शायद ये टॉपिक ही स्किप कर दे। बेटे प्लीज़ ऐसे मत करो, बड़ी मेहनत से मैंने भी ये लेक्चर रिकॉर्ड किया है, बड़ी मेहनत से ही मैंने ये लेक्चर आपके लिए लिया है, ये बस आपके लिए ही है। अगर ऐसा ही होता सिर्फ कमर्शियली मुझे पढ़ा के सिर्फ पैसे ही लेने हैं फीस के लिए, तो मैं तो सीधे सिलेबस स्टार्ट करके टॉपिक पढ़ाकर आपको गूगल ड्राइव लेक्चर्स दे भी सकता था। वाई टू गिव एक्स्ट्रा नॉलेज, बराबर है। बट मेरा मानना है कि भाई जो मैं नॉलेज पढ़ाने वाला हूँ, जो मैं नॉलेज आपको देने वाला हूँ, मैं पूरा नॉलेज दूँ, आधा नॉलेज ना दूँ, है ना। तो आइए आगे बढ़ते हैं विद कंसेप्ट्स रिलेटेड टू बैलेंस शीट। तो सर सबसे पहले अगर आप देखेंगे कि हम बहुत बार हमने बैलेंस शीट में एसेट्स में और लाइबिलिटीज में दो कंसेप्ट बार बार पढ़े हैं और बचपन से बहुत बार देखते आए हुए सर। शायद फाउंडेशन में भी कहीं ना कहीं इसका जिक्र हुआ था, इंटर में तो 100 नहीं 500% बहुत बार जिक्र हुआ है। अब हम बहुत बार आगे भी जिक्र करने वाले हैं, दैट इज नॉन करंट एंड करंट। नॉन करंट एंड करंट बेसिक कंसेप्शन और बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ स्टूडेंट इज दैट 12 महीने से जो कम है वो नॉन करंट करंट है और 12 महीने से जो ज्यादा है वो नॉन करंट है सर। सीधी बात है, इसमें क्या कंसेप्ट है सर? नहीं बेटे, ये ऐसा कंसेप्ट नहीं है बेटे, है ना। तो ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। 12 महीने का कंसेप्ट तो है, बट उसके पहले एक कंडीशन है जो आपको फुलफिल करनी पड़ती है। वो अगर कंडीशन, अगर आपके कंडीशन की उस क्राइटेरिया में अगर आप नहीं बैठते हो, देन वी हैव टू मूव टुवर्ड्स द 12 मंथ्स का क्राइटेरिया, है ना। तो मुझे पता नहीं है आपको किसी ने बताया होगा या नहीं बताया होगा, बट देयर इज अ कंसेप्ट, फर्स्ट कंसेप्ट दैट वी आर लुकिंग इनटू इज कॉल्ड एज ऑपरेटिंग साइकिल। आई होप आप लोगों को पता होगा, नहीं भी पता होगा तो चिंता वाली कोई बात नहीं है। वाई फियर, तेजस सर इज हियर। ऑपरेटिंग साइकिल, ऑपरेटिंग साइकिल की बात कर रहे हैं सर। ये ऑपरेटिंग साइकिल क्या है बेटा? देखिए जैसे आपका करंट है, नॉन करंट का जो पार्ट है ना, मैं उसी की बात कर रहा हूं। आपका जो ऑपरेटिंग साइकिल होता है, ऑपरेटिंग साइकिल जो होता है, मान लीजिए ये एक स्पेसिफाइड पीरियड है, बराबर है। इफ यू आर मेकिंग द पेमेंट विद इन दिस स्पेसिफाइड पीरियड, विद इन दिस स्पेसिफाइड पीरियड अगर होगा तो आपका जो भी आइटम बैलेंस शीट का होगा वो करंट होगा, एंड बियॉन्ड दिस पीरियड जो होगा दैट विल बी नॉन करंट, एज सिंपल एज दैट। हाँ जी, हाँ जी। तो सर ये ऑपरेटिंग साइकिल का कंसेप्ट क्या है? ऑपरेटिंग साइकिल का मतलब क्या है बेटे? ये एक कंप्लीट साइकिल है जहां पर बिजनेस अपना एक पूरा साइकिल, जो अपना एक बिजनेस जो है अपना ट्रेड का एक पूरा साइकिल कंप्लीट करता है, अपना ट्रेड का एक पूरा साइकिल कंप्लीट करता है। तो चलो सर ये थोड़ा सा बता दीजिए डिटेल में हमें। अब बेटो समझने की कोशिश करो। मान लीजिए हम कंसिडर करते हैं कोई एक कंपनी, कोई भी एक कंपनी जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है ना, अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है बेटे तो क्या होगा? मान लीजिए सबसे पहले कंपनी को लगेगा क्या? आरएम, आपको पता ही है, रॉ मटेरियल कॉस्टिंग में भी आपने पढ़ाई है। तो रॉ मटेरियल से वो क्या करेंगे? इसको कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। यहां से बन जाएगा आपका WIP। हाँ जी, WIP से WIP से आगे बढ़ेंगे, ये जाएगा आपका बनेगा फिनिश्ड गुड्स। क्या बनेगा? फिनिश्ड गुड्स। ये आप सेल करते हो अपने कस्टमर्स को, जिनको मैं अपने यहाँ पर टेक्निकली कहूँगा डेटर्स, है ना। और डेटर्स से जो पैसा आता है वो पैसों की मदद से आप फिर से रॉ मटेरियल प्रोक्योर करते हो। हाँ जी, तो यहाँ पर आपका साइकिल चालू हो जाता है, ट्रेड साइकिल स्टार्ट होगा आपका बाय प्रोक्योरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल। यहाँ पे हमने रॉ मटेरियल प्रोक्योर किया, रॉ मटेरियल प्रोक्योर किया सर। रॉ मटेरियल प्रोक्योर करने के बाद आपको शायद इसके लिए कुछ प्रोसेसिंग रहेगी, इसे मैं कहूँगा प्रोसेसिंग और कन्वर्जन। हाँ जी, आपने प्रोसेस किया, इसको कन्वर्ट किया सर, इसे प्रोसेस करके हम कन्वर्ट कर रहे हैं सर। कन्वर्ट करने के बाद आप इसे क्या करेंगे? इस फिनिश्ड गुड्स को आप क्या करेंगे? वेयर हाउस में रख देंगे। वेयर हाउसिंग में रखने के बाद आप ये फिनिश्ड गुड्स को क्या करेंगे सर? हम सेल कर देंगे सर। क्या करेंगे सर? हम सेल कर देंगे। और सेल करने के बाद सर डेटर्स से पैसा कलेक्ट करेंगे, यानी कि ये हुआ आपका कलेक्शन पीरियड। यहाँ पर हुआ कंप्लीट आपका एक
ऑपरेटिंग साइकिल। प्रोक्योरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल, कन्वर्जन टू फिनिश्ड गुड्स, फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट करने के बाद उसको सेल करना, सेल करने के बाद डेटर्स से कलेक्शन करना, कलेक्शन पीरियड जो आपने उधार पीरियड दे रखा है। सर यहाँ पर क्रेडिटर्स का जो पेमेंट है, क्रेडिटर्स को जो पेमेंट मिल करते हैं हम, वो भी तो हमें उधार देते हैं, उनका भी तो क्रेडिट पीरियड आएगा, तो वो भी कंसिडर होना चाहिए। नहीं बेटे, वो कंसिडर यहाँ पर नहीं होता है। शेड्यूल 3 के अकॉर्डिंग देर आर ओनली एडिशंस, नो डिलीशंस, नो सब्ट्रैक्शंस। आप बोलेंगे सर के जितना जैसा डेटर्स से हमें पैसा, हमें समय मिलता है, समय लगता है पैसा आने के लिए, वैसे ही क्रेडिटर से भी तो हमें समय हमें मिल रहा है ना, तो उतना पैसा हम लोग वहाँ पे नलीफाई कर देंगे, डेटर्स का क्रेडिट पीरियड एंड क्रेडिटर्स का क्रेडिट पीरियड माइनस कर देंगे, उसको नेट ले लेंगे। नहीं चलेगा ऐसे बेटे, ना ही आप क्रेडिटर्स का पीरियड एडिशनली ऐड करेंगे, ना ही आप क्रेडिटर्स पीरियड को माइनस करेंगे, माइनस नहीं करना है, ठीक है ना। तो दिस कंप्लीट्स योर वन ऑपरेटिंग साइकिल। अब सर ये जो ऑपरेटिंग साइकिल है बेसिकली, ये ऑपरेटिंग साइकिल जो है बेसिकली ये कितने समय का होता है बेटा? अब यहाँ पर इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री, फर्म टू फर्म डिपेंड करेगा ना। अब देखिए कुछ कुछ जैसे प्रोडक्ट्स होते हैं, अगर आप मान लीजिए कोई मैन्युफैक्चरिंग का काम नहीं कर रहे, ट्रेडिंग का काम कर रहे हो, तो इतना बड़ा तो साइकिल होगा ही नहीं आपका, क्योंकि प्रोसेसिंग का काम रहेगा ही नहीं वहां पर। वहां पर तो आपने सीधे परचेस करना है, सेल करना है, कलेक्शन करना है, परचेस करना है, सेल करना है, कलेक्शन करना है, परचेस करना है, ये आपका साइकिल चलता रहेगा। सिंपल है, हाँ जी। बट सर जहां पर मैन्युफैक्चरिंग की बात करें, जैसे अगर आप समझो, जैसे आपकी जो बड़ी वाली जो गाड़ियां बनती है, रोल्स रॉयस, ये हैंड क्राफ्टेड गाड़ी है बेटे। जब आप बुक करते हो तभी वो गाड़ी बनाने के लिए लेते हैं, रेडी बनाकर नहीं रखते हैं गाड़ियां, कस्टमाइजेशन के हिसाब से बनती है ये गाड़ियां। ये बनने के बाद इसमें कम से कम समय लग जाता है आपका 8 से 9 महीने का समय लगता है, फिर उसका ट्रांसपोर्टेशन, फिर उसका प्रोक्योरमेंट, रॉ मटेरियल प्रोक्योरमेंट, ईच एंड एवरीथिंग। तो उस इंडस्ट्री को देखेंगे तो वहां पर तो 12 महीने का साइकिल, ऑपरेटिंग साइकिल एप्लीकेबल होता ही नहीं है, हाँ जी। उसके अलावा अगर आप समझेंगे, देखिए थोड़ा सा एग्जाम्पल देने जा रहा हूँ, अभी आप और मैं हम दोनों मैच्योर्ड है, तो थोड़ा सा हायर लेवल पे एग्जाम्पल देने जा रहा हूँ, शायद गलत लगे किसी को तो माफ कर देना मुझे। बट अगर आपको पता होगा कि ओल्ड एज्ड विस्की, रम, जो एल्कोहल्स मिलते हैं 12 ईयर्स एज्ड, 18 ईयर्स एज्ड, मतलब बेटे ये लोग रॉ मटेरियल प्रोक्योर करते हैं, रॉ मटेरियल प्रोक्योर करके उसका अल्कोहल बनाते हैं, अल्कोहल बना के उसे 10 साल के लिए, 12 साल के लिए, 15 साल के लिए स्टोर करके रखते हैं। तो उनका तो जो ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड है वो तो 10-10, 15-15, 18-18 सालों तक जा रहा है ना। समझ में आ रहा है मेरी बात? जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं आपको। तो यहाँ पर तो जो पीरियड है, ऑपरेटिंग साइकिल वाला जो पीरियड है, ये तो बहुत लंबा समय चल रहा है, और कुछ कुछ कंपनी ऐसी है जहां पर तो 2-3 महीने में ऑपरेटिंग साइकिल कंप्लीट हो रहे हैं। तो यहाँ पर ऑपरेटिंग साइकिल पहले कंसिडर किया जाता है। अगर आपका ऑपरेटिंग साइकिल 12 महीने से कम होगा, if your operating cycle period is less than 12 months, then you need to consider 12 months. If your operating cycle period is more than 12 months, we will consider what? The higher period as the operating cycle period, और उस बेसिस पर आपका क्या होगा? बाइफर्केशन होगा नॉन करंट एंड करंट का। तो सर आप जो बताने की कोशिश कर रहे हैं, जो ये जो अल्कोहल बनाने वाली कंपनीज है, जो 18 साल 20 साल की बात करती है, एजेड विस्की, एजेड वाइन वगैरह की जो बात करती है, इनका ऑपरेटिंग साइकिल अगर 20 साल का होगा, तो कोई भी पेमेंट ये लोग 20 साल के अंदर कर रहे हैं, तो ये उनके लिए करंट हुआ। हाँ बेटे, आप अगर ये तो वैसे तो ये गिनी चुनी कंपनीज है, अगर बाई चांस किसी के एनुअल फाइनेंशियल रिपोर्ट्स अगर आपको देखने मिले, तो आपको शायद उस एनुअल फाइनेंशियल रिपोर्ट्स में, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आपको देखने मिलेगा कि जो 20 साल के अंदर अंदर पेमेंट हो रहा है, वो पेमेंट सारा का सारा करंट लाइबिलिटीज में कंसिडर किया जा रहा है ना। यस। तो फिर सर जो एसेट्स की बात हम करते हैं, एसेट्स भी तो फिर 20 साल के अंदर तो यूज हो जाएंगे, तो वो भी क्या करंट में जाएंगे क्या बेटे? नहीं बेटे। पीपीई, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, ये बेसिस पर नहीं है कि वेदर यू आर यूजिंग इट फॉर 5 years और 10 years, इसका क्राइटेरिया अलग है, वो हम इंडिया के साथ पढ़ेंगे, और इसके आगे भी हम लोग इस पर छोटी मोटी जो चर्चा करने वाले हैं उसमें भी समझ ही लेंगे, है ना। तो आइए आगे बढ़ते हैं। चलो, तो सर जो ऑपरेटिंग साइकिल वाला पार्ट हमने समझा, तो क्या हम इसे नोट डाउन कर ले? आ जाइए तुरंत इसे नोट डाउन कर लेते हैं अभी के अभी। As per the provisions, every entity is required to evaluate its
operating cycle. An operating cycle is a time period taken from date of purchase of raw material till date of collection from debtors. क्लियर है? सिंपल. Statement showing calculation of operating cycle. Average time taken by raw material for consumption. जितने भी मंथ्स होंगे, मतलब आप रॉ मटेरियल प्रोक्योर करके आपके स्टोर्स में रखते हो, तो स्टोर से प्रोडक्शन हाउस यानी कि फैक्ट्री में जाने के लिए जितना उसे समय लगता है, हम उस समय की बात कर रहे हैं. शायद एक आध महीना आपके ऑन एन एवरेज एक आध महीना आपका रॉ मटेरियल पड़ा रहता होगा स्टोर में, वहां से एक आध महीने बाद जाएगा, है ना. एवरेज टाइम टेकन इन. सर इसे शॉर्टकट में हम भी लिखे क्या बेटा? ये वाला चैप्टर जो है ये आप शॉर्टकट में लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है ना. प्रोसेसिंग ऑफ गुड्स यानी कि ये बात चल रही है कन्वर्जन की, रॉ मटेरियल टू फिनिश्ड गुड्स. एवरेज टाइम टेकन बाय फिनिश्ड गुड्स बिफोर सेल. अब जब आप गुड्स मैन्युफैक्चर करते हो तुरंत लगे हाथों आप बेच थोड़ी ना देते हो, तो कुछ समय के लिए उसे आप वेयरहाउस शिफ्ट कर देते हो, शोरूम में भेज देते हो, लोग आएंगे, देखेंगे, पसंद करेंगे, तब खरीदेंगे. तो ऑन एन एवरेज आपको पता है कि जब हम प्रोडक्शन करते हैं तो उसके कितने समय बाद ये गुड्स बिक जाते हैं हमारे. एवरेज पीरियड जो वेयर हाउसिंग पीरियड भी कहेंगे हम. एंड एवरेज टाइम टेकन फॉर कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स. ये पूरा समय, ये पूरा टाइम पीरियड में चल रहा है मंथ्स में, मंथ्स या ईयर्स जो भी होगा. एग्जांपल क्या है भाई, वरना आप सोचेंगे कि ये रुपीस वगैरह में चल रहा है. नहीं भाई, है ना. हाँ जी, आगे बढ़े. चलिए पॉइंट नंबर डी. if it is not possible, if it is not possible to evaluate the operating cycle, then 12 months is considered.
or where the operating cycle is less than 12 months. Last point. While computing operating cycle, credit period offered by creditors is not considered. सिंपल. ऑपरेटिंग साइकिल खत्म. वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट खत्म हो गया 10 मिनट में. हाँ जी, आगे बढ़े. आइए सर, बैलेंस शीट के आइटम्स की हम बात कर रहे हैं. फर्स्ट कंसेप्ट हमने खत्म कर लिया. फर्स्ट कंसेप्ट वाज ऑपरेटिंग साइकिल. कमिंग टू दी सेकंड कंसेप्ट. नॉन करंट एसेट्स. अब आप कहेंगे सर नॉन करंट एसेट्स हमको पता है सर. नॉन करंट एसेट्स मतलब वो होते हैं सर जो 12 महीने से ज्यादा समय के लिए. आहो चलो चलो, आपने अभी हमें नया कंसेप्ट पढ़ा दिया ऑपरेटिंग साइकिल वाला. तो ऑपरेटिंग साइकिल से आगे वाला जितना समय के लिए हम यूज करने वाले हैं, उससे ज्यादा समय के लिए अगर हम यूज करने वाले हैं, दैट इज नॉन करंट एसेट सर. सिंपल है सर. हाँ जी बराबर है. बट टेक्निकली अगर देखा जाए तो देखिए मैं क्या लिख रहा हूं. as per provisions a non-current asset is an asset which cannot be क्लासिफाइड एज करंट एसेट. क्या मजाक कर रहे हो सर? अरे मजाक नहीं कर रहे हो भाई, हमने तो ये पहले भी ऐसा डेफिनेशन देखा हुआ है ना. व्हाट आर इक्विटी शेयर्स? इक्विटी शेयर्स आर दो शेयर्स विच आर नॉट प्रेफरेंस शेयर्स. देन व्हाट आर प्रेफरेंस शेयर्स? प्रेफरेंस शेयर्स आर दो शेयर्स हु हैव द फॉलोइंग प्रेफरेंसेस. प्रेफरेंस ऑफ डिविडेंड, प्रेफरेंस ऑफ रीपेमेंट, है ना. हाँ जी, तो सेम उसी तरीके से. आइए थर्ड देखिए, हंसते खेलते दो कंसेप्ट खत्म. तीसरे कंसेप्ट पे आ गए जिसका नाम बट ऑब्वियस क्या होगा अभी? करंट एसेट्स. सिंपल है सर. मजा आ रहा है क्या? मजा अगर आ रहा है, समझ में भी आ रहा है, कुछ नया भी सीखने मिल रहा है तो पॉज करो, जाओ कमेंट में बताओ, है ना. आइए करंट एसेट्स. एज पर प्रोविजंस assets can be classified as current assets only if any one condition specified below is satisfied. हाँ जी, आई होप आप कॉपी भी कर रहे हैं साथ ही साथ. अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत फास्ट हूं, आपके हाथ की कठपुतली हूं, पॉज करो, कॉपी करो, प्ले करो, आगे बढ़ो. वाओ. हाँ चलिए देख लीजिए आप. फिर भी अगर आपको पॉज करना है तो आप पॉज कर सकते हैं समय के लिए, है ना. पॉज कर लीजिए, कॉपी कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं. 4 कंडीशन से बेटे. पहला कंडीशन, if it is
expected to be realized within 12 months from balance sheet date or within operating cycle. Whichever is higher. अभी बोला ना मैंने 12 महीने से अगर आगे का होगा तो हम उसे कंसिडर करेंगे. फॉर एग्जाम्पल शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स, ट्रेड रिसीवेबल्स, लोन्स एक्सेट्रा. हाँ जी, हाँ जी. बी यहाँ पे बड़े अक्षरों में लिख देता हूँ. और यानी क्या, या तो ये सेटिस्फैक्शन कंडीशन, या तो दूसरी, या तो तीसरी, या तो चौथी. चार में से कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई कर दो, आप करंट एसेट्स की कैटेगरी में चले जाओगे. इफ इट इज हेल्ड फॉर सेल और for consumption during operating cycle. अगर आपने उस वस्तु को बेचने के लिए रखा है या कंज्यूम करने के लिए रखा है, जो आप कंज्यूम करेंगे या बेच देंगे विद इन एन ऑपरेटिंग साइकिल, और it is held for trading, derivatives in favorable condition on बैलेंस शीट डेट. है ना, जब हम इंडेस देखेंगे रिलेटेड टू फाइनेंशियल एसेट्स, उस समय पर मैं आपको बता दूंगा इसे, है ना, चिंता मत करो. इन फॉर्म ऑफ ऑप्शंस, फ्यूचर्स एंड फॉरवर्ड्स, ये सब फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स है बेटे. ये हम लोग आगे इसके ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं, लंबा डिस्कशन चलने वाला है. इंड ए से पूरा बाकायदा इसके ऊपर एक पूरा इंड ए से, है ना. डी, इफ इट इज अ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट. करम, हाँ जी. आइए, तो ये चार कंडीशन है आपको करंट एसेट में क्लासिफाई करने के लिए. अगर आप ये चार कंडीशन में से कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं तो आप करंट एसेट्स की कैटेगरी में माने जाएंगे. आप करंट एसेट्स की कैटेगरी में तब माने जाएंगे जब इन चारों में से कोई भी एक कंडीशन आप सेटिस्फाई करते हो. सर अगर ये चारों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है तो आप नॉन करंट एसेट माने जाएंगे. सिंपल. आइए आगे बढ़े. फिर मजा आ रहा है सर, अब मजा आ रहा है ना सर. अब जो धड़ाधड़ जो कंसेप्ट हो रहे हैं ना, इसमें मजा आ रहा है सर. वरना इसके पहले थोड़ा सा ऐसा लग रहा था नहीं क्या, ए यार क्या चल क्या रहा है यार. चिंता नहीं, जीवन में जैसे उतार चढ़ाव आते रहते हैं वैसे ही सब्जेक्ट में भी कभी एंथुसियाज्म पीक होता है, कभी कभी बोर भी होता है. चिंता क्यों करते हो, तेजस सर है ना सब्जेक्ट को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, टेंशन नको. आइए, नॉन करंट लाइबिलिटी. सर सेम इफ any liability
that cannot be classified as current liability then it is assumed as नॉन करंट लाइबिलिटी। तो चलो बताइए हमें व्हाट इज करंट लाइबिलिटी। हैं जी, सेम चल रहा है सर, नॉन करंट एसेट नॉन करंट एसेट नॉन करंट लाइबिलिटी, सेम डेफिनेशन है सर। जो करंट एसेट में नहीं आ सकते वो नॉन करंट एसेट्स में आएंगे, जो करंट लाइबिलिटीज में नहीं आ सकते वो नॉन करंट, जो करंट लाइबिलिटीज में नहीं आ सकते नॉन करंट लाइबिलिटीज में आ जाएंगे, है ना। आइए तो सर सिंपल शॉर्टकट में लिखेंगे, ज्यादा डिटेल में नहीं लिखूंगा अब यहाँ पे, अब तो समझ में आ गया है आपको। लाइबिलिटी दैट satisfy any one condition of following three conditions। ये if it is expected to be settled। देखिए बेटे, मैं नोट्स में हर चीज लिखवाऊंगा आपको, कोई भी चीज ऐसे नहीं छोड़ूंगा या मैं ऐसे बुक में से रीड करके उसे हाईलाइट करके अंडरलाइन करके नहीं दूंगा। ये मेरे पढ़ाने का तरीका नहीं है। मेरे पढ़ाने का तरीका है कि जो नॉलेज हमें चाहिए, जो हमारे दिमाग में अच्छे से बैठना चाहिए, वो हम हर चीज अपने नोटबुक में नोट डाउन करेंगे। तो उसके चलते मैंने अपने नोट्स में कभी ऐसे कोई कंसेप्ट वगैरह भी बनाए नहीं है कि भाई कंसेप्ट की बुक, नहीं, मेरे बुक में आपको प्योरली सम्स मिलेंगे, प्योरली एंड प्योरली सम्स। एक बुक मिलेगी जिसमें प्योर सम्स होंगे आपको, और दूसरी बुक मिलेगी जिसमें चार्ट बुक रिवीजन मिलेगी, जो अभी नहीं मिलेगी, एंड में मिलेगी मेरे टेलीग्राम चैनल पर। एज सिंपल एज दैट। तो उसकी झंझट नहीं करना है आपको। टेलीग्राम चैनल पे जब आपकी एग्जाम नजदीक आएगी, जब मैं इसमें से रिवीजन करवाऊंगा, चैप्टर वाइज रिवीजन करवाऊंगा, साथ ही साथ मैं आपको ये नोट्स देते चलूंगा, चार्ट नोट्स। रही बात मेन नोट्स की जिसमें सिर्फ आपके सम्स ही होंगे, ये भी मैं आपको जैसे मोस्ट प्रोबेबली मान के चलिए दिवाली के बाद, अगर आप अभी ये लेक्चर देख रहे हैं, अगर आप रिकॉर्डेड लेक्चर बहुत बाद में अभी कभी देख रहे हो आप, तो फिर शायद ये नोट्स अगर आपके अवेलेबल होगी, आपको शायद डिस्पैच भी हो गई होगी, बट शायद अभी आप करंटली देख रहे हो, यानी कि बात कर रहा हूँ मैं कब की, अभी 2023 की बात कर रहा हूँ, अभी रिसेंटली जब हमने फ्रेशली ये बैच अनाउंस की है एट इंस्पायर एकेडमी। तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो आपके जो भी नोट्स होंगे बेटे, वो आपको दिवाली के बाद आपको अवेलेबल होंगे, क्योंकि जैसे आपको पता है न्यू सिलेबस आया है, न्यू सिलेबस के हिसाब से अमेंडमेंट्स, नए चैप्टर्स ऐड करना, थोड़े कंसेप्ट समझना, इन सब चीज़ों में समय लगता है। मैं किसी भी प्रकार की जल्दबाजी करके उसमें वो आधे अधूरे नोट्स देना मुझे अच्छा नहीं लगेगा, है ना। बाद में आप परेशान हो, आप भले ही 2 दिन 5 दिन वेट कर लेंगे, मुझे पता है, बट 5 दिन वेट करना बेहतर है आगे परेशान होने से कि सर ये कहाँ है, वो कहाँ है, ये नहीं दिख रहा है नोट्स में, वो नहीं दिख रहा है सर, ये नहीं मिल रहा है। कंप्लीट प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ अच्छे नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, चिंता करना नहीं है। आइए, यस, इफ इट इज एक्सपेक्टेड टू बी सेटल्ड, अगेन द सेम क्राइटेरिया, विद इन 12 months, within 12 months from balance sheet date और within operating cycle। सिंपल है सर, हाँ जी, ये तो हमको पता है, विच एवर इज 12 महीने या तो ऑपरेटिंग साइकिल, बराबर। इसकी बात करें एग्जांपल की तो शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस एक्सेट्रा।
और दूसरा कंडीशन, if it is held for ट्रेडिंग। अगेन ये देखिए सेम पॉइंट लिख रहा हूं फिर से मैं, एक हल्का सा चेंज होगा। डेरिवेटिव्स इन एन अनफेवरेबल कंडीशन in the form of options, futures and forwards, है ना। एंड आपकी लास्ट एक और कंडीशन होगी, if settlement of liability cannot be deferred, इसका एग्जांपल दे दो आपको तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, डिबेंचर्स ड्यू फॉर रिडेम्पशन in next year, higher purchase installment or finance lease installment due next year। आपको याद है लास्ट लेक्चर में मैंने लास्ट में एक छोटा सा एग्जांपल दिया था आपको, हायर परचेस वाला। ये उस पॉइंट की वजह से, इस पॉइंट की वजह से जो भी आपका हायर परचेस का अमाउंट का जितना भी आउटस्टैंडिंग अमाउंट है उसमें से जो करंट ईएमआई आपका जो पेंडिंग है, देखिए इस साल का ईएमआई तो चला गया, अगले साल तुरंत आने वाला है आपका एक और ईएमआई, तो वो तो विद इन द ऑपरेटिंग साइकिल और विद इन द 12 मंथ्स है, तो वो एक ईएमआई जो अगले साल ड्यू है वो आपको करंट लाइबिलिटी में शो करनी पड़ेगी और बाकी बचा हुआ बैलेंस अमाउंट आपको शो करना पड़ेगा नॉन करंट लाइबिलिटी में। सेम वेज अगर आपकी बैलेंस शीट में प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, डिबेंचर्स वगैरह जो है जिसका रिडेम्पशन पेंडिंग है, जिसका क्या पेंडिंग है सर, जिसका रिडेम्पशन पेंडिंग है, तो ये रिडेम्पशन जो पेंडिंग वाला जो पार्ट है ना, ये जो रिडेम्पशन अभी आपको अगले साल पे करना है, ये प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, डिबेंचर जो है ये आपको रिडीम करने हैं तुरंत अगले साल, तो ये वाला भी कहा आएगा आपके करंट लाइबिलिटीज में सर। क्लियर? आई होप यहां तक क्लियर सबको। आगे बढ़ते हैं, कंसेप्ट में मजा आ रहा है कि नहीं, बोलते रहना, भूलना नहीं है। आगे बढ़ते हैं, आइए बोलिए, क्लियर है यहां तक? तो देखिए बैलेंस शीट के कंसेप्ट में, बैलेंस शीट के कंसेप्ट में हमने क्या क्या कंसेप्ट देखा, हमने 5 कंसेप्ट देखे सर। एक देखा हमने ऑपरेटिंग साइकिल, ऑपरेटिंग साइकिल में कंसीडर क्या क्या होते हैं सर, ऑपरेटिंग साइकिल में कंसीडर होंगे, ऑपरेटिंग साइकिल में कंसीडर होंगे नंबर 1 आपका रॉ मटेरियल प्रोक्योरमेंट, नंबर 2 कन्वर्जन पीरियड, नंबर 3 वो पीरियड बिफोर द सेल्स, वेयर हाउसिंग पीरियड, उसके बाद कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स, कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स। ये सारे पॉइंट्स कवर होने के बाद, ये पूरे पीरियड को ऐड करने के बाद जो हमें पीरियड मिलता है दैट इज ऑपरेटिंग साइकिल। ऑपरेटिंग साइकिल कैन बी लेस देन 12 months और मोर देन 12 months। If it is less than 12 months, ignore, consider 12 months. If it is more than 12 months, then consider operating cycle, whichever is higher। हमने देखा है। फिर हमने देखा नॉन करंट एसेट, नॉन करंट लाइबिलिटी, करंट एसेट, करंट लाइबिलिटी। सर करंट एसेट अगर आप नहीं हो तो आप नॉन करंट एसेट हो, करंट लाइबिलिटी अगर आप नहीं हो तो आप नॉन करंट लाइबिलिटी हो। अगर करंट एसेट्स अपने आप को करंट एसेट्स कहलाना चाहते हो तो आपको 4 कंडीशंस है, वो 4 कंडीशंस में कोई एक कंडीशन आपको सेटिस्फाई करनी पड़ेगी, तभी आप करंट एसेट्स कहलाए जाएंगे।
करंट लाइबिलिटीज कहलवाने के लिए आपको तीन कंडीशन है, तीन कंडीशन में कोई एक कंडीशन आपको सेटिस्फाई करनी पड़ेगी। तो सर करंट एसेट्स कहलवाने के लिए हमारे पास जो चार कंडीशन है, पहला कंडीशन ये है कि आप रियलाइज होने चाहिए विद इन 12 मंथ्स और विद इन द ऑपरेटिंग साइकिल विच एवर इज हाइयर। दूसरा कहता है इट इज यू आर हेल्ड फॉर सेल और कंजम्पशन विद इन द ऑपरेटिंग साइकिल। तीसरा ये कहता है कि यू आर जो क्या कहते हैं हेल्ड फॉर सेल और कंजम्पशन ड्यूरिंग द ऑपरेटिंग साइकिल। फिर कहता है कि इट यू आर हेल्ड फॉर ट्रेडिंग, जिसमें हमने बोला डेरिवेटिव्स एट अ फेवरेबल कंडीशन एज ऑन बैलेंस शीट डेट। एंड लास्ट है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। फिर आएंगे हम लोग करंट लाइबिलिटी की बात करेंगे। तो ये करंट लाइबिलिटी में तीन कंडीशन है। तीन कंडीशन में पहला कंडीशन है कि यू आर एक्सपेक्टेड टू बी सेटल्ड, हियर यू आर एक्सपेक्टेड टू बी रियलाइज। यहाँ पे सेटल होगा आपका 12 महीने के अंदर अंदर या तो ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर अंदर। फिर दूसरा आता है इट इज हेल्ड फॉर ट्रेडिंग अगेन डेरिवेटिव्स इन अनफेवरेबल कंडीशंस, यस। एंड लास्टली सेटलमेंट ऑफ लाइबिलिटी कैन नॉट बी डेफर्ड, कैन नॉट बी पोस्टपोन, इसको आप पोस्टपोन नहीं कर सकते। बैलेंस शीट डेट से अगले 12 महीने के अंदर अंदर इसका आपको पेमेंट करना है, इसका भुगतान आपको करना ही पड़ेगा। शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज, शॉर्ट टर्म लोन्स, ये जितनी भी चीजें होती है ये सब आपकी करंट लाइबिलिटीज में कहलाई जाएगी। और जो भी चीज इन तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर पाता है, एक भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है, वो नॉन करंट लाइबिलिटी कहलाया जाएगा, यस। तो बैलेंस शीट से रिलेटेड जो 5 कंसेप्ट थे वो पांचों कंसेप्ट हमने देख लिए। आगे बढ़ते हैं विथ नोट्स टू अकाउंट्स। किसके साथ आगे बढ़ेंगे सर? नोट्स टू। सर प्रॉफिट एंड लॉस नहीं बताया आपने, संयम रखो बेटे। बैलेंस शीट का फॉर्मेट देखा है, बैलेंस शीट के कंसेप्ट देखे हैं, बैलेंस शीट से रिलेटेड नोट्स टू अकाउंट्स देखेंगे, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट रिलेटेड नोट्स टू अकाउंट्स देखेंगे। चलिए नोट्स टू अकाउंट्स में सीक्वेंस वाइज चलेंगे, कहीं कहीं सीक्वेंस मिक्स कर दूंगा, शायद 2 नोट्स टू अकाउंट्स को एक साथ बता दूंगा, आपको जरूरत पड़ेगी तो, जहां जरूरत नहीं पड़ेगी अलग दिखाना है वहां पे अलग ही बताऊंगा, चिंता ना करें। आइए अगले कंसेप्ट पे चलते हैं सर। कंसेप्ट नंबर 4 डन है, आएंगे कंसेप्ट नंबर 5 पे। यहाँ पे हम लोग टाइटल दे देंगे क्या, नाम दे दीजिएगा नए टॉपिक का जिसका नाम है नोट्स टू अकाउंट्स। आइए शुरू करें। सबसे पहला आपके एसेट साइड में पहला सबसे पहला फर्स्ट लाइन आइटम वाज प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। अब देखो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। अब बेटा याद रखना एक चीज, बहुत बार बच्चा बोलता है कि सर 1 साल से ज्यादा के लिए यूज करने वाले हैं तो जो लॉन्ग टर्म है उसे हम एसेट कहेंगे या फिक्स्ड एसेट कहेंगे, जिसे अब हम फिक्स्ड एसेट ना बोलते हुए पीपीई कहते हैं। ये पीपीई किट नहीं है कोविड वाला, है ना, ये है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। सर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की अगर हम बात करें तो सर डेफिनेशन के हिसाब से जाए तो सबसे पहले डेफिनेशन में एक बात बोली जाती है, वो क्या? हेल्ड फॉर यूज, हेल्ड फॉर यूज। अगर आपको उस वस्तु को अपने बिजनेस में यूज करने वाले होंगे तो वो आपके पीपीई की कैटेगरी में आएगा। तो सबसे पहला कंडीशन तो यही है ना। अगर आप सर इसके अलावा और क्या इंटेंशन हो सकता है? इंटेंशन टू सेल। अगर आपका इंटेंशन है कि आप इसे बेचना चाहते हो तो ये पीपीई में तो आएगा ही नहीं, तो सीधे आपके नॉन करंट एसेट्स में चला जाएगा, सॉरी करंट एसेट्स में चला जाएगा। हाँ जी, तो इफ इट इज हेल्ड फॉर यूज। अब सर यूज किसी भी बिजनेस में अगर हम यूज की बात करें तो सर अलग अलग जगह यूज होगा ना सर। जैसे कि मान लीजिए आप इसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में यूज कर रहे हैं, या आप इसे एडमिन डिपार्टमेंट में यूज कर रहे हैं, या आप इसे सेलिंग डिपार्टमेंट में यूज कर रहे हैं। तो सर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में जैसे कि आपके प्लांट मशीनरीज वगैरह, एडमिन डिपार्टमेंट में जैसे आपका फर्नीचर, इक्विपमेंट्स वगैरह वगैरह, सेलिंग डिपार्टमेंट में जैसे आपका डिलीवरी वैन वगैरह वगैरह। हाँ जी, तो ये सारे के सारे आपके क्या है?
PPE, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। देखो इसके ऊपर मैं ज्यादा डिटेल्ड चर्चा तो अभी करने वाला नहीं हूं, क्योंकि उसके ऊपर ज्यादा डिटेल्ड चर्चा हम करने वाले हैं इंड AS 16 में। हाँ जी, हाँ जी। तो आइए इसके बारे में कुछ चंद शब्द अच्छे अच्छे लिखेंगे, प्यारे प्यारे, ज्यादा नहीं लिखना है, थोड़ा ही लिखना है, और इसका शेड्यूल देखना कि इसे प्रेजेंट कैसे किया जाता है। आइए लिखेंगे मेरे साथ। ये कॉपी कर लिया आप लोगों ने? ये अगर आपने कॉपी कर लिया है तो हम आगे बढ़ते हैं, समय भरपूर है अपने पास। एज पर प्रोविजंस, the entity should disclose PPE under separate headings on the basis of नेचर ऑफ एसेट्स। नेचर ऑफ एसेट्स के हिसाब से आपको क्लब करने पड़ेंगे, जैसे कि ए लैंड, बी प्लांट एंड मशीनरी, सी तो जितने प्रकार के फर्नीचर है सारे फर्नीचर में जाएंगे, जितने प्रकार के प्लांट एंड मशीनरी सारे प्लांट एंड मशीनरी में जाएंगे, जितने प्रकार के बिल्डिंग है सारे के सारे बिल्डिंग के हेड में जाएंगे, जितने भी व्हीकल्स है सारे व्हीकल्स में जाएंगे, और जितने आपके पास बेरर प्लांट्स हो बेरर प्लांट्स एक्सेट्रा। सिंपल। हाँ जी। अब यहाँ पे हमारे लिए बहुत जरूरी हो जाता है क्या, ये तो हमने दिखा दिया सर। तो बेटा आपको ये तो पता ही है कि बैलेंस शीट जो बनाया जाता है बेसिकली दैट इज ऑन द कंपैरेटिव बेसिस। कंपैरेटिव बेसिस पे बनेगा सर। हाँ जी, प्रीवियस ईयर और करंट ईयर दोनों कॉलम्स हम दिखाते हैं सर। पहला कॉलम आएगा करंट ईयर का, उसके कंपैरिजन में उसके बगल में ही आएगा प्रीवियस ईयर का। अच्छा, तो भाई साहब आप थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। अगर जो व्यक्ति आपका बैलेंस शीट पढ़ रहा है वो देखेगा पीपी पिछले साल 10 करोड़, इस साल 15 करोड़, कैसे? तो ये जो है ना रिकंसिलिएशन आपको देना पड़ेगा स्टेटमेंट। रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में आपको बताना पड़ेगा कि भाई साहब आपने जो पहले आपके पास 10 करोड़ के एसेट्स थे उसमें से कुछ एसेट्स पे आपने शायद डेप्रिसिएशन तो लगाया, शायद क्या लगाया ही होगा डेफिनेटली, तो उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज किया होगा। तो कौन से एसेट पे कितना डेप्रिसिएशन चार्ज किया है? अच्छा सर, डेप्रिसिएशन चार्ज करने से तो एसेट का वैल्यू कम होता है, यहाँ पर तो बढ़ा हुआ लग रहा है। तो बड़ा है तो एसेट्स किसकी वजह से बड़ा है? क्या आपने कोई नए एसेट्स प्रोक्योर किए हैं, या किसी M&A यानी कि मर्जर और एक्विजिशन के तहत आपने कोई नए एसेट्स प्रोक्योर किए हैं? समझ में आ रही मेरी बात? तो यहाँ पे आपको बेसिकली एक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट भी बनाकर देना पड़ता है। हाँ जी, तो आइए लेट्स अंडरस्टैंड दिस रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, हाउ इट इज प्रिपेयर्ड, एंड दैट्स इट। तो ये पहली बार जो अभी ये पहली बार बताने जा रहा हूँ रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। इसके आगे जितनी बार मैं रेफरेंस दूंगा मैं आपको इसी का रेफरेंस दूंगा। देखो आपको याद है हमने बनाया था, हमने रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाया था, तो उसके लिए अब उसकी खातिर आपको इसे याद रखना पड़ेगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ आपको इसे रटना पड़ेगा, लर्न करना पड़ेगा, बट एक रफली आपको आइडिया होना चाहिए कि बनाया कैसे था, क्या था, है ना। आइए, रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड, या मैं कहूंगा इज रिक्वायर्ड टू बी प्रिपेयर्ड to disclose the reasons for
डिफरेंस बिटवीन ओपनिंग बैलेंस एंड क्लोजिंग बैलेंस ऑफ पीपीई। हाँ जी, स्टेटमेंट देखेंगे, आइए। पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स के बाद इसके आगे जितने भी आपके एसेट्स होंगे, लैंड है, बिल्डिंग है, प्लांट है, एक्सेट्रा, है ना, जितने एसेट्स है उतने कॉलम्स बनेंगे आपके। तो सबसे पहले आप दर्शाएंगे यहां पर क्या, सबके ओपनिंग बैलेंसेस आ जाएंगे। हाँ जी, ओपनिंग बैलेंसेस के बाद अब डिफरेंसेस ऑफ रीजन्स, सबसे पहले एडिशंस, डेप्रिसिएशन, शॉर्ट में लिख रहा हूं अभी के लिए फिलहाल, एक्विजिशन अंडर बीसी यानी कि बिजनेस कॉम्बिनेशंस, मर्जर्स एंड एक्विजिशंस की मैं बात कर रहा हूं। अगर कोई एसेट इंपेयर हुआ है तो इंपेयरमेंट के तहत आपने किसी एसेट को राइट ऑफ कर दिया होगा तो वो प्लस माइनस होंगे, कोई रिवैल्यूएशन। बेसिकली हम लोग एसेट्स की वैल्यू बढ़ा रहे तो रिवैल्यूएशन कहेंगे, कम कर रहे तो उसे इंपेयरमेंट कहेंगे। अगर किसी प्रकार का इंपेयरमेंट आपने किया था उसे आपने रिवर्स कर दिया, रिवर्सल ऑफ इंपेयरमेंट। बराबर, एक काम करो इसमें थोड़ा सा हल्का सा चेंज करो, डेप्रिसिएशन के बजाय यहाँ पे लिख दो आप डिस्पोजल्स, एडिशंस एंड डिस्पोजल्स, एंड लास्ट में आप लिख दो डेप्रिसिएशन, ये बेहतर रहेगा, ये ज़्यादा बेटर और सही है। और लास्ट में जो बचेगा आपके पास वो होगा आपका क्लोजिंग बैलेंसेस, खत्म। बराबर। तो इस ईयर में अगर आपने कोई नई बिल्डिंग परचेस की हो, नई प्लांट परचेस की हो, कोई ज़मीन का टुकड़ा आपने बेच दिया हो, कोई नए जो आपने एक नया बिजनेस कॉम्बिनेशन, कोई नए बिजनेस को टेक ओवर किया था, तो वहाँ पर लैंड, बिल्डिंग, प्लांट सब कुछ ले लिया आपने, किसी एसेट का वैल्यू कम कर दिया होगा, किसी एसेट का वैल्यू बढ़ा दिया होगा, कोई रिवर्सल किया होगा, सबके ऊपर डिप्रिसिएशन चार्ज कर दिया होगा। सॉरी, यहाँ पर डिप्रिसिएशन आता नहीं है, लैंड है बचा हुआ आपका क्लोजिंग बैलेंस, as simple as that. This will be the reconciliation statement. Reconciliation format to be prepared is required to be prepared. डन है। इस तरह के कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट छोटे छोटे खत्म कर देंगे तुरंत। देखिए, हंसते खेलते 1 घंटा बीत गया, हमें पता भी नहीं चला। चलो सर, बढ़िया है, मज़ा तो आ रहा है, आई होप आपको मज़ा आ रहा है, सीखने में भी कुछ बहुत एक्स्ट्रा मिल रहा है ना। और आप समझेंगे सर आप इतना ही फास्ट पढ़ाते हो क्या? देखो बेटे, मुझे नहीं लगता कि शायद ये फास्ट है, शायद आपको अगर फास्ट लगता होगा तो मैं एक और बात आपको बता दूं, ये वाला जो पार्ट है ये हमारे लिए बेस बिल्डिंग का काम कर रहा है, तो ये हमारा एग्जैक्ट सिलेबस तो है नहीं, एक्चुअल सिलेबस, तो इसीलिए मैं यहाँ पर थोड़ा सा जल्दबाजी कर रहा हूँ। हाँ, एक्चुअल सिलेबस जैसे हमारा स्टार्ट होगा, जैसे हमारे बैचेस स्टार्ट होने वाले हैं, तो वहाँ पर तो थोड़ा आराम से धीरे धीरे धीमे धीमे हर चीज़ सोच समझ कर पूरा ग्रास करके आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल भी किसी प्रकार की ये गड़बड़ तो नहीं करूँगा मैं कि भाई हमें तुरंत ख़त्म करना है, भाई बिल्कुल ही ख़त्म ही कर देना है, ऐसा नहीं होगा। तो अप्रॉक्सीमेटली मान के चलिए अपने जो लेक्चर्स होंगे वो अंदाजन आप मान के चलिए 1.5 से 2 घंटे के आसपास चलेंगे। अभी आपके जो डेमो लेक्चर चल रही है अप्रॉक्सीमेटली अराउंड मैं 1.5 घंटे के मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और रेगुलर लेक्चर्स होंगे अपने, कुछ लेक्चर्स अपने 1.5 घंटे के हो सकते हैं, 1 आवर 45 मिनट्स के हो सकते हैं, 2 आवर्स के हो सकते हैं। इफ टाइम डिमांड्स और द कंसेप्ट डिमांड्स शायद 2 घंटे से ऊपर भी जा सकते हैं, बट ऑन एन एवरेज आप मान के चलिए 1.5 से 2 घंटे के बीच में ही आपके लेक्चर्स होंगे। हाँ जी, यस। तो यहाँ तक मुझे नहीं लगता कि आपको कोई दिक्कत आ रही है, मज़ा आ रहा है पढ़ने में, समझ में भी आ रहा है ना।
हाँ, बाकी लेक्चर एग्जैक्ट बहुत सारे डिटेल जो है मैंने लेक्चर 0 में भी दे रखा है। अभी लेक्चर एज ऑफ नाउ, अगर आप करंटली ये लेक्चर्स देख रहे हो तो एज ऑफ नाउ मैंने अभी 0 लेक्चर रिकॉर्ड नहीं किया है, जिसमें बहुत सारी चीज़ें मैं बच्चों के साथ बात करना चाहता हूँ, बच्चों से एड्रेस करना चाहता हूँ। उसकी प्लानिंग की है मैंने, बट उसे रिकॉर्ड नहीं किया है, बट तुरंत मैं रिकॉर्ड करके अपलोड कर ही दूंगा। बट अगर जब कहीं अगर आप ये बहुत लेट या अगर आप ये डेमो लेक्चर देख रहे हो तो 0 लेक्चर रिकॉर्डेड है बेटे। 0 लेक्चर में मैंने आपको ये बताने वाला हूँ मैं कि हमारा सब्जेक्ट क्या है, हमारे सब्जेक्ट की इम्पोर्टेंस क्या है, हमें ये सब्जेक्ट क्यों पढ़ना है, हमारे लिए ये एज अ CMA फाइनल स्टूडेंट हमें ये सब्जेक्ट कितना इम्पोर्टेंट है, इसके ऊपर कितना जोर देना है, ये सारी चीज़ें, पेपर पैटर्न वगैरह, ये सारी चीज़ें मैंने उस 0 लेक्चर में डिस्कस कर रखी है। ज़्यादा डिटेल में नहीं है 0 लेक्चर, हार्डली 20-30 मिनट्स का लेक्चर है, वो आप आराम से सुनने के लिए है, वो आराम से आप 1.5 की स्पीड पे भी देख सकते हो। यस, तो आइए आगे बढ़ते हैं, कुछ पॉइंट्स इनके रिलेटेड फिर आगे बढ़ेंगे। अभी तो PPE पे हम आगे तो बहुत सारे पॉइंट्स लिखने बाकी है सर अभी तो। आइए पॉइंट नंबर C, if any asset is taken, if any asset is taken on finance lease, if any asset is taken on the finance lease, then it will be disclosed under relevant head of asset। तो सीधी सरल भाषा में अगर ये एसेट, अगर आपने कोई फाइनेंस लीज पर लेकर रखा है तो वो एसेट के अंडर ही क्लासीफाई होगा। अगर आपने कोई प्लांट लिया होगा तो प्लांट के हेड में दिखेगा, कोई मोटर व्हीकल होगा तो मोटर व्हीकल के हेड में ही दिखेगा, वो फाइनेंस लीज वाला एसेट भले ही क्यों ना हो। रिवैल्यूएशन से रिलेटेड एक छोटा सा पॉइंट, इफ एनी एसेट has been revalued during the year, अगर कोई पर्टिकुलर एसेट को आपने रीवैल्यू किया है, बात समझना, अगर आप एसेट को रीवैल्यू कर रहे हो तो आपके प्रॉफिट्स इन्फ्लेट होते हैं, आपके प्रॉफिट्स बढ़ेंगे, आप एसेट्स की वैल्यू बढ़ा रहे हो तो इसे डिस्क्लोज करना जरूरी है ना भाई साहब। देन द एंटिटी इज रिक्वायर्ड to disclose and declare that the valuation has been conducted by certified valuer recognized by government। सिंपल। लास्ट पॉइंट PPE का, इफ revaluation has impact on related assets for more than 10%, for more than 10% of its carrying amount, then it is also to be रिपोर्टेड। मतलब क्या बोलने की कोशिश करें सर आप, मान लीजिए मेरे 10 प्लांट है, 10 प्लांट्स की मिलाकर जो वैल्यू है वो 10 लाख है ना।
किसी एक प्लांट या दो प्लांट का मैंने रीवैल्यूएशन कर दिया और वो रीवैल्यूएशन की जो वैल्यू है, रीवैल्यूड फिगर की जो बात कर रहा हूं, जो मैंने जो फिगर बढ़ाया है, जो वैल्यू बढ़ाया है, वो 1.5 लाख रुपए है। यानी कि टोटल कैरिंग एसेट्स 10 लाख, टोटल कैरिंग अमाउंट ऑफ दिस टोटल एसेट्स पूरे प्लांट्स की 10 लाख है। उसमें से एक हाथ दो प्लांट आपने ऐसा वैल्यू कर दिया कि वो टोटल एसेट्स के 10 लाख के 10% यानी कि 1 लाख से ज्यादा है, वो भी आपको सेपरेटली रिपोर्ट करना पड़ेगा। ओहो हो, बहुत बारीकी में जा रहे हो सर आप। अरे भाई साहब क्या करें, देश में इतने स्कैम और इतने फ्रॉड होते हैं कि इतनी बारीकी में जाना बहुत जरूरी है। हर चीज बताना बहुत जरूरी है, डिटेल में सारी बातें बताना जरूरी है। तो प्रोविजन जिस हिसाब से स्ट्रांग होते जा रहे हैं, समझ में आ रहा है। आइए, दिस वाज आवर फर्स्ट आइटम, पीपीई। कमिंग टू आवर नेक्स्ट आइटम, भाई साहब याद कीजिए, पीपीई के बाद क्या था, कैपिटल डब्ल्यूआईपी। तो अब चर्चा करेंगे कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस क्या कहता है? सर ये कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस है क्या? बड़े कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस का मतलब क्या? वर्क इन प्रोग्रेस मतलब काम तो चल रहा है, इतना हमें पता है। अब कैपिटल माने, मान लीजिए आपकी कोई कंपनी है जो कोई बिल्डिंग बना रही है, बिल्डिंग बन रही है, या कोई आप एक नया प्लांट या कोई नई मशीन अंडर कंस्ट्रक्शन है, वो बना रहा है, अभी बन रही है। आप अपने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए एक नई मशीन बना रहे हो, अपने ही गोडाउन में, अपने ही फैक्ट्री में, है ना? तो वो कैपिटल डब्ल्यूआईपी हो गया बेटा। ये देखिए, मशीनरीज बड़े बड़े हैं, बिल्डिंग्स भी जो आप बड़े बनाने वाले हो, बिल्डिंग भी जो खड़ी करने वाले हो, नई बिल्डिंग खड़ी करने वाले हो, फैक्ट्री बिल्डिंग खड़ी करने वाले हो, या कोई एडमिन डिपार्टमेंट या सेलिंग डिपार्टमेंट या कोई शोरूम खड़ी करने वाले हो, खड़ा करने वाले हो, बड़ा सा एक शोरूम बनाने वाले हो, तो बेटा ये तो बनने में समय लगेगा ना। ओवरनाइट बस आज रात में बनाना चालू कर दिया, कल रात तक बन गया, बिल्डिंग रेडी, ऐसे तो होगा नहीं। शायद लग सकता है कहीं पर आप बहुत बड़ा सा शोरूम, बढ़िया सा एक फिनिक्स मार्केट सिटी जैसा एक बढ़िया सा एक मॉल जैसा बनाने की कोशिश कर रहे हो, जहां पर मान लीजिए आप क्या कहते हैं, उसके लिए समय लगने वाला है ना। देखिए, इतना बड़ा प्रोजेक्ट आप बनाने जा रहे हो, तो कहीं ना कहीं वो जो प्रोजेक्ट में आप जो पैसा लगाने वाले हो, अच्छा खासा मोटा पैसा होगा। जिस प्रोजेक्ट को बनने में 5-5, 6-6, 8-8 साल लगने वाले हैं, वहां पर तो आपका मोटा पैसा लगेगा ना भाई साहब। 15 करोड़, 20 करोड़, 50 करोड़, 100 करोड़, 150 करोड़, बड़ा बड़ा पैसा लग रहा है सर। बाप रे, बड़ा पैसा लग रहा है सर। अब ये जो बड़ा पैसा लग रहा है, तो ये भी तो आपको लोगों को बताना पड़ेगा ना कि इतना मोटा मोटा पैसा हमने यहाँ पर लगा रखा है, यहाँ पर अटक रखा है पैसा, यहाँ पर अटका हुआ है पैसा। तो ये कैसे बताएंगे? कैपिटल डब्ल्यूआईपी के थ्रू। ठीक है, हमारे पास जो मशीन बताने के लिए, ये तो पूरा मशीन भी नहीं है, मशीन के हेड में लिख भी नहीं सकते, फैक्ट्री बिल्डिंग के हेड में लिख नहीं सकते, क्योंकि ये तो पूरी तरह से बना भी नहीं है, तो क्या ही बताएंगे अगर कोई पूछने भी आ गया तो। एक सेपरेट हेडिंग हमने बना लिया, कैपिटल डब्ल्यूआईपी। यस, आई कैपिटल डब्ल्यूआईपी मीन्स assets in construction, assets in construction or installation phase, installation phase. It may be building WIP, plant WIP, plant and machinery during installation, हाँ जी, entity needs to prepare an aging schedule.
and it needs to prepare an aging schedule for all प्रोजेक्ट्स, जितने भी आपके प्रोजेक्ट चल रहे हैं हर एक के लिए, है ना। तो इसका शेड्यूल देखिए कैसा बनेगा। पर्टिकुलर्स less than 1 year, 1 year to 2 years, 2 years to 3 years, more than 3 years and total। तो ऐसा कौन सा एसेट है कि भाई साहब, जैसे मान लीजिए ये ए, प्रोजेक्ट बिल्डिंग ए, इसका काम चल रहा है कब से, और अभी तक आपने कितना पैसा इसमें लगा दिया, है ना। कब से चल रहा है भाई, अभी स्टार्ट हुआ है 1 साल पहले, या 2 साल से चल रहा है, 1 या 2 साल से ज्यादा हुआ है, 1 साल से ज्यादा है, 2 साल से कम है, या 2 साल से ज्यादा है, 3 साल से कम है, या शायद 3 साल से भी ज्यादा हो गया है। तो ऐसा कंपनी का यह पता चलेगा कि अलग अलग प्रोजेक्ट में अलग अलग प्रोजेक्ट में आपका कितना पैसा अटका हुआ है, टोटल कितना पैसा अटका हुआ है आपका, है ना, अलग टोटल। तो यहाँ पे भी अगला टोटल आ जाएगा, टोटल इसका भी। तो टोटल कंपनी का कितना पैसा इस कंस्ट्रक्शन काम में अटका हुआ है वो समझ में आएगा ना। मतलब आप देख रहे हो ना कितनी डिटेल में जानकारी मांगी जा रही है, कितना डिटेलिंग दिया जा रहा है। आई होप उतना ही मजा भी आपको आ रहा है डिटेल में। आप जब डिटेल में इतनी जानकारी मांग रहे हैं और डिटेल में हम इतना पढ़ भी रहे हैं, तो आई होप उतना ही डिटेल में मजा भी आ रहा है आपको, है ना। चलो बढ़िया। आई होप आप लोगों ने वीडियो, अगर ये यूट्यूब पे अगर आप देख रहे हो तो आपने इस वीडियो को लाइक किया हुआ है, और आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स के साथ मेरा दिल भी खुश करोगे आप। मैं आपका कमेंट पढ़ के आपको रिप्लाई तो जरूर करूंगा, उसके ऊपर आपका कमेंट अच्छा लगेगा तो। ओ सॉरी, यहाँ पर एक पॉइंट हमें ऐड करने हैं, एडिशनल रेगुलेटरी डिस्क्लोजर्स। अब बात ध्यान से समझना, एक और इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं सर। जो शेड्यूल 3 बोलता है जितना डिस्क्लोज करने, दैट इज द मिनिमम रिक्वायरमेंट। क्या बोला सर आपने, ये मिनिमम है? हाँ जी, दिस इज द मिनिमम रिक्वायरमेंट। अगर किसी इंड एएस की रिक्वायरमेंट है कि हमें इससे ज्यादा डिस्क्लोज करना है, करना पड़ेगा, ऑप्शन नहीं। अच्छा, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, शेड्यूल 3 और इंड एएस ये दोनों में अगर कॉन्फ्लिक्ट आता है, इंड एएस विल प्रिवेल। है जी, है जी। तो जो भी एडिशनल रिक्वायरमेंट है डिस्क्लोजर की, वो भी आपको देनी ही पड़ेगी। ये देखिए, मतलब ये वाला पॉइंट देखने के बाद आपको समझ में आएगा कि मतलब जो रिपोर्टिंग है वो कितनी डिटेलिंग हुई है ना। एज पर प्रोविजंस एंड एडिशनल एजिंग अब आपको एजिंग शेड्यूल तो समझ में आ गया क्या है ना। इसके पहले जो हमने देखा था वो रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट था। इसके पहले अभी जो जस्ट हमने देखा कैपिटल डब्ल्यूआईपी में, वो एजिंग शेड्यूल था। यहां पर ये मांग रहा है एजिंग, एडिशनल एजिंग शेड्यूल is required for all projects which are due for completion and not yet completed or actual expenditure
और एक्चुअल एक्सपेंडिचर incurred is in excess of budgeted expenditure। आपने खर्चा सोचा था 10 करोड़ होगा, और यहाँ पर तो अभी तक 12 करोड़ रुपए लग चुके हैं। तो इसका भी एक एजिंग शेड्यूल आपको देना पड़ेगा। मतलब यहाँ पर इस वाले शेड्यूल में जो भी आप डिस्क्लोज करने वाले हैं सब ओवरड्यू वाले चल रहे हैं। या तो इसका खर्चा ज़्यादा हुआ है या तो ये समय से ज़्यादा चल रहा है। तो बारीकी देख रहे हो आप, बारीकी देखो भाई साहब। जिस हिसाब से कंपनीज एक्ट बारीकियों में घुसा है भाई साहब, स्कैम करने का तो मौका ही नहीं छोड़ रहे हैं। खैर, स्कैम करने वाले ने तो कैसे भी करना है। आइए आखिरी पॉइंट देखते हैं। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, जिसको एप्लीकेबल होगा आपका इंड एएस 40। इंड एएस 40 बड़ा ही प्यारा है। इन्वेस्टमेंट अकाउंट आपने शायद ही पढ़ा होगा इंटर में। अगर पढ़ा होगा तो ये बहुत हद तक उसी के साथ चलेगा। आइए, सिंपल है। रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, अब आपको पता है रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट क्या है। रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट shall be presented to disclose the reasons for difference between ओपनिंग बैलेंस एंड क्लोजिंग बैलेंस। ये तो आपको पता ही है, अभी क्लियर हमने ऑलरेडी देख रखा है पहले नोट्स टू अकाउंट्स में। पॉइंट नंबर 2, अगेन if fair value is disclosed for properties इन नोट्स टू अकाउंट्स। देखिए, प्रॉपर्टी का जो वैल्यू है बेसिकली इंड एएस के हिसाब से भी जब भी हम रिकॉर्ड करते हैं तो बेसिकली इट इज रिकॉर्डेड ऑन कॉस्ट। पर आपको नोट्स टू अकाउंट्स में ये भी तो दिखाना पड़ेगा ना भाई साहब, हमने भले ही जो प्रॉपर्टी खरीदी है 5 करोड़ में, आज उसकी वैल्यू 25 करोड़ है मार्केट में। ये तो लोगों को बताना पड़ेगा ना कि देखिए हम कितने अमीर है। बैलेंस शीट में देखने से आपको लग रहा है कि हम गरीब है, बट आप नोट्स टू अकाउंट में झांकिए तो 5 करोड़ नहीं 25 करोड़ है। अच्छा, 25 करोड़ है तो फिर इंड एएस कहता है रुको, इतनी बड़ाई मत करो, पहले हमें ये बताओ कि जो आप फेयर वैल्यू डिस्क्लोज कर रहे हो, वेदर दैट वैल्यूएशन इज डन थ्रू अ सर्टिफाइड वैल्यूअर रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट। तब मानो, तब हम मानेंगे आप अमीर है। हाँ जी। देन कंपनी हैज टू डिक्लेयर that company has to declare that fair value has been measured by certified valuer recognized by government। डन। हाँ जी, तो समअप करें क्या?
आज जो कुछ भी हमने देखा उसको सम अप कर लेते हैं। तो सर आज हमने आज के लेक्चर में सबसे पहले बैलेंस शीट की कंसेप्ट से शुरुआत की थी। बैलेंस शीट के कंसेप्ट में सबसे पहले आज हमने देखा ऑपरेटिंग साइकिल। ऑपरेटिंग साइकिल रॉ मटेरियल प्रोक्योरमेंट पीरियड, WIP पीरियड, वेयर हाउसिंग पीरियड, डेटर्स कलेक्शन पीरियड। 12 महीने से ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। कम होगा तो 12 महीना, 12 महीने से ज़्यादा होगा तो ज़्यादा वाला पीरियड कंसिडर करेंगे सर। नॉन करंट एसेट्स, नॉन करंट लाइबिलिटीज, करंट एसेट्स, करंट लाइबिलिटीज। जो करंट एसेट नहीं है वो नॉन करंट एसेट है, जो करंट लाइबिलिटी नहीं है वो नॉन करंट लाइबिलिटी है। तो करंट एसेट्स होने के लिए आपके पास 4 कंडीशन है, करंट लाइबिलिटी होने के लिए आपके पास 3 कंडीशन है। करंट एसेट्स कहलवाना चाहते हो अपने आप को तो 4 कंडीशन में से कोई एक कंडीशन सेटिस्फाई करके दिखा दो तो मानो। पहला कंडीशन बोल दिया गया कि अगर आप 12 महीने के अंदर रियलाइज होने वाले हो, या ऑपरेटिंग साइकिल विच एवर इज हायर, या आपको रखा गया है क्यों, बेचने के लिए या कंज्यूम करने के लिए विद इन द ऑपरेटिंग साइकिल। इफ यू आर हेल्ड फॉर ट्रेडिंग डेरिवेटिव इन द फॉर्म ऑफ फेवरेबल कंडीशन एंड इफ यू आर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो ये 4 में से कोई एक कंडीशन सेटिस्फाई करो, करंट एसेट की उपाधि पाओ। अगर ये इन चारों कंडीशन में से एक भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करते तो आपको करंट एसेट की उपाधि नहीं मिलेगी, आपको बैठना पड़ेगा नॉन करंट एसेट की लाइन में। फिर आते हैं नॉन करंट लाइबिलिटीज एंड करंट लाइबिलिटीज। करंट लाइबिलिटीज कहलवाना चाहते हो अपने आप को तो 3 कंडीशन है, 3 कंडीशन में से एक कंडीशन सेटिस्फाई करो। पहला, ड्यू टू बी सेटल्ड विद इन 12 मंथ्स, 12 महीने के अंदर सेटल होने वाले होंगे तो, या तो फिर आप यू आर हेल्ड फॉर ट्रेडिंग डेरिवेटिव विथ अनफेवरेबल कंडीशंस, है ना, अनफेवरेबल कंडीशंस एंड सेटलमेंट कैन नॉट बी डेफर्ड। 3 में से एक कंडीशन सेटिस्फाई करो, अपने आप को करंट लाइबिलिटी की उपाधि दे दो, नहीं तो नॉन करंट लाइबिलिटी में जाके बैठ जाओ। आ जाइए नोट्स टू अकाउंट्स में। सबसे पहला नोट्स टू अकाउंट्स हमने देखा PPE। PPE कहता है कि इट शुड बी हेल्ड फॉर यूज। हेल्ड फॉर यूज कहां पर हो सकता है सर? प्रोडक्शन में यूज हो सकता है, एडमिन डिपार्टमेंट में हो सकता है, डिलीवरी डिपार्टमेंट में या सेल्स डिपार्टमेंट में हो सकता है, कहीं पर भी हो आप उसको यूज करने वाले हो अपने बिजनेस में, अपने बिजनेस को चलाने के लिए। जैसे मैं ये लैपटॉप यूज कर रहा हूँ आपको पढ़ाने के लिए, ये कंप्यूटर यूज कर रहा हूँ मैं रिकॉर्ड करने के लिए, ये कैमरा यूज कर रहा हूँ मैं अपने आप को दिखाने के लिए, और जितना भी सेटअप मैं यूज कर रहा हूँ ऑनलाइन लाइव के लिए, ये सारी चीजें जो होंगी ये सब एसेट्स में कंसीडर की जाएगी बेटे, क्योंकि दीज आर हेल्ड फॉर यूज। अब एज पर द प्रोविजंस कहते हैं कि हमें एक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाकर देना है फॉर व्हाट? फॉर डिफरेंस, शोइंग द डिफरेंस बिटवीन द ओपनिंग बैलेंसेस एंड क्लोजिंग बैलेंसेस। ओपनिंग बैलेंस एंड क्लोजिंग बैलेंस का जब हम रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट देते हैं तो इसमें हमें कॉलम वाइज डिटेल्स देने पड़ेंगे, डिफरेंट डिफरेंट एसेट्स के डिफरेंट डिफरेंट हेड्स। तो यहाँ पर उन्होंने कह दिया कि अलग अलग एसेट का अलग अलग कॉलम बनाने की जरूरत नहीं है, आप सारे एक जैसे एसेट्स को एक ही कॉलम में एक साथ दिखा दो। सारा का सारा लैंड एक साथ आएगा, सारा का सारा बिल्डिंग एक साथ आएगा, जितने भी प्लांट से सारे एक साथ आएंगे, जितने भी व्हीकल से सारे एक साथ आएंगे सर। तो ये नेचर के हिसाब से बाइफर्केशन करके एक पर्टिकुलर हेड में आप पूरे एसेट्स को क्लासिफाई कर सकते हो। हाँ जी, अगर आपने फाइनेंस लीज पे कोई एसेट लिया हुआ है तो ये एसेट आपका किसी भी उसके रिलेटेड जो हेड है उसके रिलेटेड हेड में ही दिखेगा, भले ये फाइनेंस लीज पर आपने ले रखा है। अगर आपने रीवैल्यूएशन किया है किसी एसेट का इस ईयर में और उसकी वैल्यू टोटल एसेट्स के कैरिंग अमाउंट से 10% से ज़्यादा है तो इसे आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा, और 10% ज़्यादा है तो ये रिपोर्ट करना पड़ेगा। इसके अलावा अगर आपने रिवैल्यूएशन किया है तो आपको ये भी डिक्लेयर करना पड़ेगा कि भाई साहब हमने जो रिवैल्यूएशन करवाया है एक सर्टिफाइड वैल्यूअर से करवाया है, हु इज रिकॉग्नाइज्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। फिर हमने देखा कैपिटल WIP। सर कैपिटल WIP का मतलब ये वो एसेट्स है जो अभी भी अंडर कंस्ट्रक्शन है या बन रहे हैं, बनने के फेज में, इंस्टॉलेशन के फेज में है। लैंड तो हो नहीं सकता, लैंड तो रेडी होता है। बिल्डिंग है, बिल्डिंग बन रही है, बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन है, कोई प्लांट बन रहा है, कोई भी किसी प्रकार का कोई भी एसेट अभी इंस्टॉलेशन में है या कोई भी फेज में है, यहाँ पर आपको देनी पड़ेगी। जैसे हमने पिछले शेड्यूल में रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट दिया था वैसे यहाँ पर हमें एजिंग शेड्यूल देना पड़ेगा कि कौन से प्रोजेक्ट में कितना पैसा अटका हुआ है कितने समय से। सेम एडिशनल रिक्वायरमेंट जो है ये बताता है, एडिशनल रिक्वायरमेंट के हिसाब से प्रोविजन कहता है कि अगर किसी कैपिटल WIP को जरूरत से ज्यादा समय लग रहा है, आपने ये कहा था कि इसको 5 साल लगेंगे और 6 साल हो चुके हैं, उसे डिस्क्लोज कीजिए। अगर आपने किसी एसेट में ये अंदाजा लगाया था कि इसमें खर्चा 10 करोड़ होने वाला है बट खर्चा 10 करोड़ के ऊपर जा रहा है या गया है तो उसे भी यहां पर आपको अलग से डिस्क्लोज करना पड़ेगा। आखिरी वाला पॉइंट जो हमने देखा वो था इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। जो भी आप इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज आप खरीदते हो, इन्वेस्टमेंट आपने कर रखे हैं, अगेन इसका रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट देना पड़ेगा विच इज सिमिलर टू द PPE रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। और अगर आपने नोट्स टू अकाउंट्स में इन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज का कॉस्ट के अलावा अगर आपने फेयर वैल्यू दर्शाया है तो ये फेयर वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए आपने यूज किया है किसका?
अगेन अ सर्टिफाइड वैल्यूअर रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट, तो इसे भी आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा। यस, सो ऑल दीज कंसेप्ट्स आर टू बी कवर्ड इन टुडेज लेक्चर। आई होप आप लेक्चर के बाद इसे रिवाइज करेंगे। लेक्चर के बाद रिवाइज करना ना भूले, जितना भी हम पढ़ रहे हैं डेली बेसिस पर उतना उतना रिवाइज करना जरूरी है सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका महत्व मैं आगे आने वाले लेक्चर में आपको समझाता रहूंगा। मिलेंगे अगले लेक्चर में, आशा करता हूं आप कल फिर मिलेंगे हम लोग अगले लेक्चर में ठीक ठाक इसी हालत में बढ़िया से तरीके में। सो टिल देन एवरीवन, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, एंजॉय।